मैं गहरी नींद सो रहा था कि दफतन फिराना की चीख मेरे कानों से टकराई, फिर दूसरी चीख, और मैंने फुर्ती से उठने की कोशिश की। लेकिन अगर मैं उनकी हैरत से फायदा न उठाता तो मुझसे बड़ा अहमक उस रूए जमीन पर दूसरा नहीं था। मैं अपनी जगह से उछला, एक फ्लाइंग किक मैंने गंजे के सीने पर मारी और दोबारा जमीन पर आ गया। पलट कर देखा तो धुएं का एक मरगुला फजा में बुलंद हो रहा था। उसके साथ ही यूं लगा जैसे किसी ने दोनों हाथों से गर्दन पकड़ ली हो। इंतहाई सरीउल असर गैस थी। डैनी मार्श स्मिथ और उसके साथी हमारी हिरासत में थे। हम शहर में दाखिल हो गए। घर पहुंचकर फिराना ने मुलाजिमों को बुलाया और उन चारों को गाड़ी से उतार लिया गया। डिक्की में चौथे आदमी को भी होश आ गया था। फिराना ने मुलाजिमों को उन लोगों के बारे में हिदायत दी और फिर मेरा बाजू पकड़कर अंदर दाखिल हो गई। उसने नशिस्त गाह का रुख किया और वहां जाकर एक सोफे में गिर गई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है फिराना डियर? बोली, ओ शहबाज, क्या तुम मुझे अलमारी से शरबत निकाल कर दे सकते हो? मैंने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, और अलमारी से शरबत निकाल कर उसे पेश किया। वो तकरीबन आधा ग्लास हलक में उंडेलते हुए बोली, तुम ऐसे वक्त में भी नहीं पियोगे? मैंने कहा, मैं बिल्कुल पुरसुकून हूँ। उसने आधा ग्लास खाली करके कहा, मुझे इन वाकयात की तवक्को नहीं थी। इसका मतलब है कि ये लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं। वो बोली, मैंने डैनी के इस हद तक आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचा था। तुमने बेमिसाल फुर्ती और दलेरी का मुजाहरा किया। तुम्हारे जहन में सिचुएशन को समझकर काम करने की भरपूर सलाहियत है, और ये बड़ी बात होती है कि आदमी बैक वक्त ज़हीन भी हो और ताकतवर भी। मैंने कहा, ये कोई खास काम नहीं था फिराना। कभी अगर जरूरत पेश आई तो कोई बड़ा काम लेना मुझसे। उसने पूरा ग्लास खाली करते हुए कहा, जरूर। मैंने पूछा, उन लोगों के साथ क्या सुलूक करोगी? वो बोली, फैसला करूंगी अभी। फिलहाल उन्हें यहाँ से हटा देती हूँ। ये अभी मेरी कैद में रहेंगे। उनसे तो हमें बहुत सी मालूमात हासिल होंगी हेनरिक के बारे में। मैंने कहा, हेनरिक? कभी मुझे उसके दीदार तो करवा दो। मुझे ऐसे लोगों से मिलने का बहुत शौक है। थोड़ी देर के बाद फिराना ने एक नंबर डायल किया और रिसीवर कान से लगा लिया। फिर गला साफ करके बोली, फिराना बोल रही हूँ। जैगर, यहाँ कुछ खतरनाक कैदी हैं, उन्हें ले जाओ। हाँ, फौरन। मैं उन्हें यहाँ से हटाना चाहती हूँ। वैगन ले आओ। उनकी तादाद 4 है, एक औरत और 3 मर्द। खुद देख लेना, वो तुम्हारे लिए अजनबी नहीं होंगे। हाँ, वो तुम्हारी तहवील में रहेंगे। नहीं, बस और काम नहीं है, जल्दी करो। ओके। उसने रिसीवर रख दिया और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी दरियाफ्त मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कारनामा है। मैंने हंसते हुए कहा, अब ऐसी कोई खास बात भी नहीं है। बोली, ये मैं जानती हूँ हनी। मेरी आंखों ने तुम्हारे चेहरे का वो सुकून देखा है जो काबिल रश्क है। जो इतने खतरनाक हालात में भी पुरसुकून रहे, वो आम आदमी नहीं होता। मुझे तुम्हारे ताउन पर फख्र है। मैंने इंकिसार से कहा, मैं तुम्हारा खादिम हूँ फिराना। ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा मत करो। रात का न जाने कौन सा पहर था। मैं गहरी नींद सो रहा था कि दफतन फिराना की चीख मेरे कानों से टकराई, फिर दूसरी चीख, और मैंने फुर्ती से उठने की कोशिश की। लेकिन उसी वक्त मेरे सर की पुश्त पर एक जरब पड़ी और फिर क्लोरोफॉर्म भरा रुमाल मेरी नाक पर रख दिया गया। डूबते हुए जहन से मैंने फिराना की एक और कर्बनाक चीख सुनी। उसके बाद मुझे होश न रहा। आंख खुली तो अजीब सा शोर सुनाई दिया। शोर के साथ सभी हिल रहा था। चंद लम्हात तो जहन साए साए करता रहा, फिर हवास कुछ बहाल हुए और मैंने गौर किया तो आवाज किसी इंजन की थी। गोया मैं किसी चलती हुई मशीनी चीज में था। शायद स्टीमर था। मेरा ख्याल दुरुस्त निकला, मैं स्टीमर में ही था। करीब ही किसी के गुफ्तगू करने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने आंखों में झिर्री पैदा करके देखा। 2 आदमी बैठे शराब नोशी कर रहे थे। शक्ल सूरत से यूरोपियन बाशिंदे मालूम होते थे। खासे कवी हैकल थे दोनों। एहसासात कुछ और जागे तो हाथ बंधे हुए थे। दोनों हाथ पुश्त पर कस दिए गए थे, लेकिन बंदिश में वो होशियारी नहीं दिखा सके थे। मैंने गैर महसूस अंदाज में कोशिश की और हाथों की रस्सियां ढीली हो गईं। ये फन भी मुझे तरबियत के दौरान ही सिखाया गया था। अगर होशो हवास के आलम में मेरे हाथ बांधे जाते तो फिर हाथों के बंधे रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ताहम उस वक्त भी काम चल गया था, लेकिन मैंने हाथ उसी पोजीशन में रहने दिए और दोनों की गुफ्तगू सुनने की कोशिश करने लगा। उनकी बातें बेरब थीं और उनसे मैं कोई नतीजा अखज नहीं कर सका था। उसके बाद मैंने इन वाकयात के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उस वक्त सूरज चमक रहा था, जबकि जिस वक्त मैं बेहोश हुआ था तो रात थी। क्लोरोफॉर्म की बू को मैंने बखूबी पहचान लिया था और उसके असरात अब भी मेरे जहन पर थे। फिर मैंने फिराना के बारे में सोचा। उसकी चीखें बेहोश होने से कबल मेरे कानों में पड़ी थीं। इसका मतलब था कि वो भी उनकी कैद में होगी और ये लोग, ये हेनरिक और डैनी के साथियों के अलावा और कोई न होंगे।
100% ये वही लोग थे। मामलात रुख बदल चुके थे। अब तक मैंने फिराना का साथ दिया था इस ख्याल के तहत कि तंजीम सिर्फ फिराना के बारे में मालूमात चाहती थी। मुमकिन है ये सिर्फ तंजीम के बड़ों का शुबा हो। फिराना की शख्सियत उनकी निगाह में मशकूक थी। क्या शुबा था उन्हें? फिराना बज़ाहिर तो एक जराइम पेशा औरत नजर आती थी। सिर्फ स्मगलर और उसकी पुरस्रार सरगर्मियां सिर्फ स्मगलिंग तक महदूद थीं। इस फील्ड में उसके दुश्मन भी थे। मुमकिन है तंजीम को सिर्फ गलत फहमी हुई हो। बहरहाल ये मेरी कोशिश थी उन लोगों के लिए। ये उस अजीम मकसद की जानिब पहला कदम था और मैं इस सिलसिले में कोई सुकुम नहीं छोड़ना चाहता था। मुझे हालात की परवाह नहीं थी और मुझे आखिर दम तक फिराना का साथ देना था ताकि उसका मुकम्मल एतमाद हासिल कर लूं। इस वक्त न जाने कहाँ है वो। मुमकिन है इसी स्टीमर में हो। स्टीमर की रफ्तार सुस्त होने लगी। शायद वो साहिल पर पहुंच गया था। मैंने सोचा कि बेहोश रहने की अदाकारी करूं या होश में आ जाऊं, दोनों में से कौन सी बात बेहतर रहेगी। फिर फैसला किया कि होश में आ जाना चाहिए, कम से कम सूरत हाल का अंदाजा तो रहेगा। चुनाचे मैंने आंखें खोल दी। वो दोनों मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं थे और शायद बाहर जाने के बारे में सोच रहे थे। मैंने हलक से एक आवाज निकाली और दोनों उछल पड़े। वो एक साथ मेरी तरफ घूम गए थे। उनमें से एक ने बेख्तियार कहा, ओह होश आ गया। दूसरे ने कहा, तुम रुको मैं देखता हूँ। वो मुझ पर निगाह डालकर बाहर निकल गया। मैं उस शख्स को दिख रहा था जो मेरे सामने था और किसी कदर इस्तरारी कैफियत का शिकार था। मैंने खामोशी मुनासिब न समझी। कहा, कौन हो तुम? उसने जवाब दिया, बहरा हूँ और गूंगा भी। मैंने बरजस्ता कहा, ओहो बड़ा अफसोस हुआ तुमसे मिलकर। वो मुस्कुराने लगा। मैंने पूछा, कब से है ये कैफियत? वो बोला, जब से मजबूरियां दामनगीर हुई हैं। मैंने कहा, हाँ मजबूरी ऐसी ही चीज होती है। अब कुछ देर के बाद तुम लंगड़े और लूले भी हो जाओगे। वो मुंह बिगाड़ कर बोला, खैर अब इतना भी मजबूर नहीं हूँ। मैंने कहा, हाथ खोल दो मेरे। वो कान पर हाथ रख कर बोला, कुछ कहा तुमने? काफी ज़रीफ़ुत्तबा शख्स मालूम होता था। मैं मुस्कुराने लगा। स्टीमर रुक गया था। दूसरा आदमी भी वापस आ गया। उसके साथ एक और शख्स था। उसने कहा, आओ चलें, और फिर उन्होंने मुझे बाजुओं से पकड़कर खड़ा कर दिया और मैं खामोशी से उनके साथ आगे बढ़ गया। हालात को जाने बगैर किसी किस्म की हंगामा आराई भी मुनासिब नहीं थी। उन लोगों के बारे में मैं अंदाजा लगा चुका था कि वो मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। चुनाचे खामोशी बेहतर थी। वो एक सुनसान साहिल था। नजदीक ही स्याह रंग की वैन खड़ी थी जिस पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी। मुझे वैन पर चढ़ने में मदद दी गई और फिर वही दोनों अफराद मेरे सामने आ बैठे जो स्टीमर में मौजूद थे। तीसरा शख्स वैन के अगले हिस्से में चला गया। फिर वैन स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई। मैंने बेख्तियार पूछा, फिराना कहाँ है? क्या तुम उसे भी अगवा कर लाए हो? दोनों चौंक कर मुझे देखने लगे। फिर उस शख्स ने मुस्कुराकर कहा, जिससे मेरी बातचीत पहले हो चुकी थी, बदकिस्मती से मेरा साथी भी गूंगा है। मैंने कहा, अब ये बद इखलाकी है, कम से कम तुम लोगों को। उस शख्स ने कहा, बराह करम ऐसा कोई सवाल न करें जो हमारे और तुम्हारे दरमियान किसी नाखुशगवार एहसास को जन्म दे। हम मामूली से लोग हैं और हमारी जबानें कटी हुई हैं। मैं गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। इतने शरीफ मुजरिम जरा कम ही नजर आते हैं। बहरहाल वाकयात खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। बंद वैन थी, इसलिए रास्तों का तायुन भी मुमकिन नहीं था और ये नहीं मालूम हो सकता था कि कौन सा इलाका है। इसलिए मैंने ऐसी कोई कोशिश भी नहीं की और आंखें बंद कर लीं। सफर तकरीबन 10-15 मिनट जारी रहा। फिर वैन किसी इमारत में दाखिल हो गई। आहनी गेट खुलने की आवाज कानों में उभरी थी। फिर वैन रुक गई। इंजन बंद हो गया और वो लोग दरवाजा खोलकर नीचे उतर गए। मुझे भी नीचे उतार लिया गया। स्याह टाइलों से बनी हुई चौड़ी सीढ़ियां थीं जो सदर गेट तक ले जाती थीं। गेट के बाद एक वसी हॉल नजर आया जिसमें कुछ लोग मौजूद थे। मैंने बगौर उन्हें देखा। एक दराज कामत शख्स ने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, हेलो मिस्टर शहबाज। मैंने आहिस्ता से कहा, हेलो। बोला, मुझे पहचाना? मैंने कहा, जी नहीं। वो बोला, हालांकि मैं आपको अच्छी तरह पहचानता हूँ। मैंने होंठ सिकोड़ कर कहा, यह कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है। वो बोला, वाकई इसमें कोई शक नहीं। यूं भी बड़े आदमी छोटे लोगों पर जरा कम ही तवज्जो देते हैं। ताहम मुझे यकीन है कि आप हमारे साथ ताउन करेंगे। आप नौजवान हैं और दुनिया बेहद दिलकश है। उसे देखने की ख्वाहिश किसे नहीं होती। मेरे ख्याल में अभी आपने दुनिया बहुत कम देखी है। अब देखिए ना, अगर आपने दुनिया अच्छी तरह देखी होती तो मुझे भी पहचान लेते। मैंने उस शख्स की तरफ रुख करके कहा जिससे स्टीमर में गुफ्तगू हो रही थी, ये गूंगे और बहरे नहीं हैं। वो बेख्तियार हंस पड़ा। मुझे दुनिया की तरगीब देने वाले ने उस शख्स से पूछा, क्या कह रहे हैं मिस्टर शहबाज? वो बोला, कुछ नहीं जनाब, बस ऐसे ही। उस शख्स ने कहा, बहरहाल आप आराम करें, तफसील से आपसे बातचीत होगी, ले जाओ। मुझे वहां से हटा लिया गया। हॉल के आखिरी सिरे पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं। उनके इशारे पर मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा। इमारत बहुत शानदार थी।
ऊपरी मंजिल पर एक चौड़ी राहदारी से गुजरते हुए बिलाखिर हम एक कमरे के दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजा खोल दिया गया। मेरे शनासा शख्स ने कहा, आइए। मैं कमरे में दाखिल हो गया। उसने कहा, मिस्टर शहबाज, बराह करम हमें किसी गलत इक़दाम पर मजबूर न करें, इस कमरे में आराम करें। मेरा ख्याल है आपको बहुत ज्यादा उलझन महसूस नहीं होगी। मैंने कहा, एक उलझन तो बरकरार है अभी तक। उस शख्स ने पूछा, क्या? मैंने घूमकर बंधे हुए हाथ उसके सामने कर दिए। उसने अपने साथी से कहा, मेरे ख्याल है हाथ बंधे रहने की जरूरत नहीं रही अब। उसके साथी ने कहा, तुम्हारी मर्जी है, खोल दो। और मेरे दोस्त ने मेरे हाथ खोल दिए। फिर वो दोनों बाहर निकल गए। जो ही वो दरवाजा बंद करके वहां से निकले, मैंने भी दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और उस खूबसूरत कमरे का जायजा लेने लगा। फरार का कोई रास्ता नहीं था। वो चारों तरफ से बंद था सिवाय उस दरवाजे के, और यकीनी तौर पर दरवाजे पर पहरे का माकूल बंदोबस्त होगा। अलबत्ता छत के करीब एक रोशनदान मौजूद था, लेकिन इस कदर कुशादा नहीं था कि उसके जरिए फरार की कोशिश कामयाब हो सके। मैंने बेकार बैठना मुनासिब नहीं समझा। कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दी। खूबसूरत मसहरी की साख्त, उस पर बिछे हुए गद्दे और गद्दे पर बने हुए मोनोग्राम से उसे बनाने वाली कंपनी का नाम मालूम हो जाता, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे मैं कोई नतीजा अखज़ कर सकता। एक तरफ ड्रेसिंग टेबल रखी हुई थी, एक राइटिंग टेबल भी थी जिसके ऊपर कलम और पैड वगैरह रखे हुए थे, लेकिन ये सारी चीजें बेमकसद सी थी। मुझे यकीन था कि जिस कमरे में उन्होंने मुझे कैद करने का इंतजाम किया है, वहां कोई ऐसी चीज यकीनन नहीं छोड़ी होगी जिससे उनकी अपनी शख्सियत का पर्दा चाक हो सकता। कुछ देर तलाशी लेने के बाद मैं एक गहरी सांस लेकर आरामदेह सोफे पर बैठ गया। क्लोरोफॉर्म बड़ी मनहूस चीज होती है, जहन पर उसके असरात बड़ी देर तक मौजूद रहते हैं। मैं कई घंटे बेहोश रहा था, जिसका सबूत इस बात से मिलता था कि बेहोशी के वक्त रात थी और अब दिन का वक्त था। सोफे पर मैं काफी देर तक बैठा रहा और उसके बाद वहां से उठकर मसहरी पर पहुंच गया। फिल वक्त और कोई मसरूफियत नहीं थी, लिहाजा आराम करना मुनासिब था। मसहरी पर लेटा छत को घूरता रहा। दिमाग ख्यालात का मस्कन बना हुआ था। चारों तरफ से ख्यालात के परिंदे आकर यहाँ बसेरा कर रहे थे। सोचने के लिए बहुत कुछ था, बस सुकून के लम्हात होने चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ तंजीम के बारे में सोचना चाहता था। खासा वक्त गुजर गया था। तंजीम के किसी फर्द ने मुझसे कोई राब्ता कायम नहीं किया था। बहरहाल मैं अपना काम कर रहा था और अभी तक निहायत जांफिशानी से फिराना का एतमाद बहाल रखे हुए था। आगे खैर कुछ भी हो। काफी वक्त गुजर गया, फिर बाहर कुछ आहटें सुनाई दी और मैं चौंक पड़ा। दरवाजा अभी तक अंदर से बंद था। मैं उसे खोलना भूल गया था। चंद लम्हों के बाद दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी और फिर एक करख्त आवाज उभरी, दरवाजा खोलो। मैं इत्मीनान से नीचे उतरा और आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। 3 आदमी थे, लेकिन तीनों नए थे। उनमें से एक पहलवान नुमा गंजा था, जिसका कसरती बदन बहुत शानदार था। वो कलाइयों पर चमड़े की पट्टियां चढ़ाए हुए था और चुस्त लिबास में था। दोनों आदमियों के हाथों में पिस्तौल थे। मैं उन्हें देखकर हंस पड़ा। मैंने तमस्खरन कहा, कमाल है, आप लोग टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां नहीं लाए। इस तरह तो आपकी जिंदगियां शदीद खतरे में हैं। उनमें से एक ने करख्त लहजे में कहा, दरवाजा क्यों बंद किया था? मैंने शगुफ्ता मिजाजी से जवाब दिया, जहां से फरार होने के लिए सुरंग खोद रहा था। वो तल्ख लहजे में बोला, बहुत चहक रहे हो, जबान हमेशा के लिए बंद भी की जा सकती है। मैंने शाने झटक कर कहा, ठीक है, कोशिश कर लो। बोला, जरूर की जाएगी, लेकिन बेहतर यह है कि उसके बगैर ही काम चल जाए। डैनी मार्श स्मिथ कहाँ है? मैंने कहा, होनोलुलु में। पहले आदमी ने गजबनाक होकर कहा, इस बदतमीजी पर तुम्हारी जबान भी काट कर फेंकी जा सकती है। मैंने कहा, तुम लोग शक्ल से ही मस्खरे मालूम होते हो, जो किया जा सकता है उसे करो, इन इंकिशाफात की जरूरत नहीं है। गजबनाक शख्स ने पिस्तौल सीधा कर लिया, लेकिन दूसरे आदमी ने उसके शाने पर हाथ रख दिया। उसने कहा, तुम अपनी एनर्जी क्यों जाया कर रहे हो? आर्गन अपना काम खुद कर लेगा। और उसके हाथ से पिस्तौल ले लिया। कसरती बदन का जल्लाद नुमा शख्स अभी तक इत्मीनान से खड़ा था, जैसे इन बातों से उसका कोई ताल्लुक ना हो। तब उसी शख्स ने, जो किसी कदर ठंडे दिमाग का इंसान था, उससे कहा, आर्गन, ये तुम्हारा ही केस है। पहलवान नुमा शख्स ने गर्दन खम करके कहा, जो हुक्म चीफ, लेकिन ये जगह तंग है। उसकी आवाज बहुत बारीक थी। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, वाह वाह, ये म्याऊं म्याऊं करने वाला हाथी मैंने पहली बार देखा है। गर्म दिमाग वाले ने झल्ला कर कहा, आर्गन, इसके जबड़े तोड़ दो। गंजे ने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, खुली जगह दरकार है मास्टर, इसे नंबर 2 में ले चलो। वो शख्स बोला, चलो यहाँ से निकलो, लेकिन दूसरे ने उसे रोक लिया और फिर जेब से एक रेशमी डोरी निकाल कर गंजे की तरफ बढ़ा दी। उसके बाद पिस्तौल का रुख मेरी तरफ करके कहा, घूम जाओ, अगर कोई हरकत की तो हमें गोली चलाने में कोई आर ना होगा। मैं दोनों हाथ पुश्त पर करके घूम गया।
मेरे जहन में किसी किस्म का खौफ या परेशानी के असरात नहीं थे, बस न जाने कैसा मूड हो रहा था और मैं इन हालात में बेहद दिलचस्पी महसूस कर रहा था। तंजीम ने तरबियत का जो सरमाया मुझे दिया था, अब उसके इस्तेमाल का वक्त आ गया था और मैं उसे खर्च करने के लिए बेताब था। हाथ बंधवाते हुए मैंने ख्याल रखा और हाथों को ऐसे जाविये में रखा कि मुझे उन्हें खोलने में दिक्कत ना हो। वैसे मैंने अंदाजा लगा लिया था कि ये लोग यकीनी तौर पर डैनी मार्श स्मिथ के मददगार और शायद हेनरिक के साथी थे और अब वो मुझसे डैनी मार्श का पता पूछना चाहते थे। बस एक उलझन थी जहन में कि उस वक्त जब उन्होंने मुझे अगवा किया तो मैंने फिराना की चीखें भी सुनी थी। यकीनी तौर पर यह नामुमकिन था कि इन हालात में भी फिराना उनकी गिरफ्त से निकलने में कामयाब हो गई हो। जो मालूमात वो मुझसे हासिल करना चाहते हैं वो फिराना से भी हासिल कर सकते थे। उन्होंने ऐसा क्यों न किया और फिराना कहाँ है? मैं उस वक्त तक कोई खास जिद्दोजहद नहीं करना चाहता था जब तक कि उसकी शदीद जरूरत पेश ना आ जाए। तंजीम ने मुझे फिराना पर लगा दिया था, चुनाचे मैं दूसरे मामलात में उलझने का ख्वाहिशमंद नहीं था। अब ये दूसरी बात है कि ये हालात खुद ब खुद मुझ पर मुसल्लत हो गए थे। मैं उस दरवाजे से बाहर निकल आया। तीनों आदमी मेरे पीछे थे। कवि हैकल गंजा मेरी पुश्त पर हाथ रख के मुझे आगे धकेल रहा था। वो किसी खास जगह मुझे ले जाना चाहते थे। बाहर सूरत मुझे उन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरे हाथ किसी भी लम्हे आजाद हो सकते थे। मैंने इस बात का खास ख्याल रखा था। नंबर 2 भी एक हॉल ही था जिसमें दाखिल होने के लिए मुझे एक चौड़े दरवाजे से गुजरना पड़ा। तीनों अफराद भी अंदर आ गए थे और उन्होंने अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद कर लिया था। बिलाशुबा ये इसी किस्म की कार्रवाइयों के लिए मुनासिब तरीन जगह थी। काफी बड़ा गोल हॉल था लेकिन बिल्कुल खाली। न फर्श पर कालीन था न फर्नीचर। दीवारें भी सपाट थीं। ऊपर थोड़े थोड़े फासले पर छोटे छोटे रोशनदान बने हुए थे। छत के वस्त में एक फानूस था जिससे हल्की रोशनी नीचे पहुंच रही थी। रोशनदानों से भी रोशनी अंदर आ रही थी। उसके अलावा उस पूरे हॉल में कोई काबिल जिक्र चीज नहीं थी। बंद दरवाजे के करीब ही वो दोनों खड़े हो गए और कवि हैकल शख्स मुझे धकेलता हुआ हॉल के बीचों बीच ले आया। बड़ी ड्रामाई सिचुएशन पैदा कर दी गई थी और मैं ऐसे ठोस इक़दामात सोच रहा था कि मुझे उनके हाथों कोई जिक न उठानी पड़े। सूरत हाल काफी खतरनाक थी लेकिन बहरहाल कोशिश कर लेने में कोई हर्ज नहीं था। मैं उन पर अपनी बरतरी साबित कर देने का ख्वाहिशमंद था और उनकी किसी भी हरकत से पूरी तरह चौकन्ना था। पहलवान नुमा शख्स ने अपना लिबास दुरुस्त किया और मुझसे चंद गज के फासले पर खड़ा हो गया। उसने दोनों हाथों के पंजे फैलाए लेकिन फिर उसी ठंडे मिजाज के शख्स ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। 1 मिनट आर्गन, 1 मिनट। बेहतर यह है कि हम वो कोशिश करें जिसमें कोई खराबी पैदा न हो। हाँ तो दोस्त, तुम फैसला कर चुके होगे। मैंने एक पुरसुकून सांस लेकर जवाब दिया, हाँ। वो बोला, क्या फैसला किया तुमने? मैंने कहा, पहले ये बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। वो बोला, डैनी मार्श स्मिथ का पता। तुम लोगों ने उसे और हमारे दूसरे साथियों को अगवा किया है। वो हमें उस इमारत में नहीं मिले जहाँ तुम थे, मेरा मतलब है मार्सिया के साथ। मैंने पूछा, तुम मार्सिया को जानते हो? बोला, यकीनन। मैंने पूछा, और मुझे? बोला, हाँ, तुम्हारे बारे में भी हमें मालूम है कि तुम मार्सिया के खास साथी हो। मैंने कहा, खास साथी से तुम्हारी क्या मुराद है? अगर मार्सिया को जानते हो तो उसके खास साथियों को भी इस हद तक जरूर जानते होगे कि मार्सिया उनसे क्या काम लेती है। वो बोला, ठीक है दोस्त, लेकिन डैनी मार्श स्मिथ के अगवा के सिलसिले में तुमने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। मैंने कहा, इतना तो मुझे करना ही था क्योंकि मैं फिराना या बकौल तुम्हारे मार्सिया के साथ था। वो बोला, फिर ये नामुमकिन है कि तुम्हें उस जगह का पता मालूम न हो जहाँ डैनी कैद है। मैंने कहा, चलो ठीक है, मुझे मालूम है वो पता, लेकिन तुमने ये मालूमात मार्सिया से क्यों नहीं हासिल की? वो बोला, ये हमारा जाती मामला है, तुमसे जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दो। मैंने होंठ भींच कर कहा, मेरा जवाब ये है कि इन हिमाकतों का वक्त अब खत्म हो जाना चाहिए। अगर तुमने मजीद कोई बेवकूफी की तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। कवि हैकल गंजे ने अपनी जनाना आवाज में कहा, चीफ, तुम हद से ज्यादा नरमी बरत रहे हो। जब तुमने इसे मेरा केस करार दे दिया है तो फिर तुम क्यों फजूल बातें कर रहे हो? ये अभी सब कुछ बता देगा। वो शख्स बोला, मैंने तो कोशिश की थी कि नौबत यहाँ तक न पहुँचे, लेकिन जैसी शहबाज की मर्जी। ये कहकर वो शख्स पीछे हट गया और मोटे ने दोनों पंजे फैला दिए। उसकी चमकदार आंखें मुझ पर मरकूज थीं, लेकिन उस वक्त वो हैरत ज़दा होकर 2 कदम पीछे हट गया जब अचानक मैंने अपने दोनों बंधे हुए हाथ खोलकर सामने कर दिए। रस्सी मैंने एक तरफ फेंक दी। उन दोनों आदमियों के मुंह भी हैरत से खुल गए और उन्होंने रस्सी की तरफ देखा, लेकिन अगर मैं उनकी हैरत से फायदा न उठाता तो मुझसे बड़ा अहमक उस रूए जमीन पर दूसरा नहीं था। मैं अपनी जगह से उछला। एक फ्लाइंग किक मैंने गंजे के सीने पर मारी और दोबारा जमीन पर आ गया। इससे कबल के गंजा जमीन पर गिरता मैंने उसे अकब से संभाला और उसका सर बगल में दबाकर उसकी आंखें बुरी तरह रगड़ दी और फिर उसे सीधा करके उसकी नाक पर एक घूंसा रसीद कर दिया।
गंजा तड़प कर पीछे हटा था। आंखों और नाक की तकलीफ ने उसे पागल कर दिया। वो संभलने की कोशिश के बावजूद न संभल सका और पीछे जा गिरा। लेकिन उस देवकामत को छोड़ देना सख्त खतरनाक बात थी। इस दौरान मैं फैसला कर चुका था कि मुझे क्या करना है। मैंने उसके उठने का इंतजार किया और जूं ही वो खड़ा हुआ, इस बार मेरी दोनों लातें उसके सीने पर पड़ी। जैसा कि मेरा अंदाजा था, वो दोनों उसकी लपेट में आ गए। उससे बचने की कोशिश में दोनों ही दीवार से बुरी तरह टकराए थे और उनकी कराहें उभर रही थीं। लेकिन मैंने उसी पर इक्तिफा न किया और उन पर छलांग लगा दी। दूसरे लम्हे मैंने उनके पिस्तौलों पर झपट्टा मारा और दोनों पिस्तौल अपने कब्जे में करने में मुझे कोई दुश्वारी न हुई। अचानक दूसरे लम्हे मुझे अपने अकब में एक हल्का सा धमाका सुनाई दिया। कांच की बनी हुई किसी शय के टूटने की आवाज सुनाई दी। पलट कर देखा तो धुएं का एक मरगुला फजा में बुलंद हो रहा था। उसके साथ ही यूं लगा जैसे किसी ने दोनों हाथों से गर्दन पकड़ ली हो। इंतहाई सरीउल असर गैस थी। मैंने दरवाजे की तरफ छलांग लगाई, लेकिन फिर मेरे हाथ दरवाजा न खोल सके। दोनों पिस्तौल फेंक कर मैंने गिरने से बचने के लिए दरवाजे का सहारा लेना चाहा, लेकिन उसके बाद होश न रहा। दोनों पलकें एक दूसरे से चिपक गईं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।